Okay, uh, let's begin the fifth chapter today. Is it to be done? Okay, all right. So today we are going to study through the eyes of travelers. टाइटल थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा आपको? Through the eyes of travelers. मतलब we are studying, but we are not studying anything that is the part of history. We are studying the travelers record or travelogues. हिंदुस्तान में बहुत सारे ट्रैवलर्स यात्री अलग अलग समय पे आते रहे हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में अपना जो कंसेप्ट दिया है उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मतलब इसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ने जा रहे हैं जो हम अपने मन से पढ़ेंगे या अपनी बातों को रखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एनालिसिस करने वाले हैं जो ट्रैवलर्स हमारे बारे में कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट्स और द मींस कंसर्न्स दैट द ट्रैवलर्स हैड विद इंडिया। हाँ श्रेया प्लीज। Sir, I have a question. Like when they come, so मतलब जब वो आते हैं तो फिर वो थोड़े दिन में चले जाते हैं कि मतलब they used to stay like for years, 10, 6, 15 ऐसा? बिल्कुल, वो काफी समय के लिए आते हैं। वो हमारे आपकी तरह से जो है वो मतलब टूरिस्ट नहीं होते जो गए होटल में रुके 5 दिन 4 दिन और बढ़िया खाना खाया, 2-4 जगह देखे और निकल गए। These travelers were the travelers who stayed at a particular place for years, sometimes 5 years, 10 years, 8 years, like, and that's why they developed a very keen concern with the place, their society, its a culture, and finally, whatever they noticed the important, they are written down. एक और चीज आपको इस मामले में बता दें कि जब कोई ट्रैवलर बाहर से आता है आपके देश में या आप बाहर जाते हो तो जो वहां के लिए बहुत कॉमन चीज होती है वो भी आपको बड़ी स्पेशल लगती है। लाइक if you move to some European countries or American countries where you would find that all the steerings in the cars are on left side, not in right, है ना? So this is the common rule for them. But we find it very striking कि हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो दाहिने साइड में स्टीयरिंग होती है, इनके यहाँ बाई साइड में, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली वो विदेशियों के लिए, वो फॉरेनर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यू नो व्हाट, जैसे हमारे यहाँ लोग पान खाते हैं तो इट्स क्वाइट सिंपल। हमारे यहाँ बहुत सारी पान की दुकान है, हर जगह पे आप देखो चाय पी के पान खाते और बीच बीच में थूकते हुए लोग निकलेंगे। सो इट्स अ कल्चर इन इंडिया। बाहर का कोई आदमी आता है तो उसको बड़ा शॉक्ड रह जाता है, वो ये सोच करके परेशान होता है ये क्या चबा रहा है आदमी, ये आदमी एक बकरी है, पत्ता क्यों खा रहा है कि नहीं? तो हमारे कल्चर से उनके कल्चर में अंतर है। जो हमारे यहाँ कॉमन चीज है, अब हमारे यहाँ की अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि लिखो अपने यहाँ के कल्चर के बारे में, अपना इतिहास लिखो, तो वो बिल्कुल नहीं लिखेगा चाय और पान के बारे में, क्योंकि ये कॉमन चीज है, इसमें उसको कुछ स्पेशलिटी नजर नहीं आएगी। लेकिन बाहर के लोगों को ये बड़ा स्पेशल लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे एक बनारस के किसी भी व्यक्ति को हम भेज दें कि आप चले जाओ घाट पे और वहां की कुछ स्पेशल चीज नोट करके और बताओ क्या स्पेशल देखा आपने, व्हाट हैव यू सीन दैट इज वेरी स्ट्राइकिंग और स्पेशल अबाउट द घाट्स ऑफ बनारस, तो देख क्या आएगा, कहेगा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज की उसको आदत है। लेकिन अभी एक कोई विदेशी आ जाता है और वो उसी घाट पे लाशों को जलते हुए देखता है या किसी आदमी को बहुत सारा राख लपेटे हुए देखता है तो लगता है उसकी फोटो खींचने, क्योंकि ये चीज उसको वहां पे नहीं दिखती अपने यहाँ के लिए, मतलब वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो हम ट्रैवलर्स अकाउंट पे इसलिए भी यकीन करते हैं। पहली चीज तो ये कि ट्रैवलर्स काल्पनिक चीजें नहीं लिख पाएंगे। ट्रैवलर्स वट एवर दे वुड राइट, दे वुड डेफिनेटली राइट ओनली व्हेन दे सी इट। जब तक वो देखेंगे नहीं वो लिख नहीं सकते, ये पता है कि नहीं? ट्रैवलर्स जब तक नहीं देखेंगे वो लिख ही नहीं सकते, वो कल्पना भी नहीं कर सकते उन चीजों की, वो हम ही कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, इसका मतलब हुआ कि वो ज्यादातर सत्य लिखेंगे, वो झूठ नहीं लिख सकते, वो यहाँ के बारे में कुछ कहानी नहीं बना सकते।
यहाँ वाले ये दोनों काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों का किसी से प्रेम होगा, किसी से घृणा होगी, किसी से नफरत होगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बातें लिखेंगे। दूसरा, यहाँ के लोग बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं लिखेंगे जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन हर वो कॉमन चीज विदेशियों के लिए बहुत ऑड और स्पेशल हो जाती है, इस वजह से वो हर छोटी बड़ी डिटेल्स को भी लिखते हैं। So in this way we can say that the traveler's account give a very vivid picture and very detailed picture of our own culture and society. So that should be taken into account. वो हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं मेडिवल इंडिया के बारे में। और बेसिकली ये मेडिवल इंडियन सोसाइटी के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो 10 to 17 सेंचुरी, ये हमारा फोकस पीरियड होगा, इस पीरियड के बीच में। सो द थीम इज मेडिवल सोसाइटी, वेयर वी वुड स्टडी द वेरिड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ट्रैवलर्स दैट इज गिवन इन देयर ट्रैवलर्स अकाउंट। ब्रॉड ओवरव्यू देखें तो आउटलाइंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ, ये ध्यान रखिएगा, सोशल एंड कल्चरल लाइफ पे हमारा फोकस होगा, पॉलिटिकल लाइफ पे हमारा फोकस बिल्कुल नहीं होगा। We would not study about who was ruling India at what time and why and how. We will study about social and cultural life only. समाज में लोग कैसे थे, उनकी संस्कृतियां कैसी थी, और खास करके जो ट्रैवलर्स हिंदुस्तान में आते थे उन्हें समाज कैसा लगा। इसके अलावा we'll study or we'll discuss about the travelers writing also, कि what inspired them to travel, what inspired them to write about their account of travel। कौन कौन से ट्रैवलर्स हमारे खास ट्रैवलर्स होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो खास ट्रैवलर्स होंगे अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। ये तीन नाम आप याद कर लीजिएगा। We'll study about these three travelers and their travel account। कौन कौन आ रहे हैं इसमें? सबसे पहले अल-बरूनी, अल-बरूनी जो कि महमूद गजनी के साथ आया था। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था मोरक्को से। और फ्रांसवा बर्नियर जो शाहजहां के पीरियड में हिंदुस्तान में आया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति तब आया है जब इस्लामिक रूल हिंदुस्तान में आया भी नहीं था, मतलब राजपूत काल का एंड था, दैट वाज द एंड ऑफ राजपूत पीरियड, शुरू होने वाला था। दूसरा व्यक्ति तब आता है जबकि दिल्ली सल्तनत अपने चरम पर थी, यानी टर्की रूल हुआ करता था, तुर्किश शासन करते थे। और तीसरा व्यक्ति तब आता है जब मुगल पीरियड चल रहा होता है, चल क्या मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने के एंड पे पहुंच रहा होता है, क्योंकि शाहजहां के बाद औरंगजेब लास्ट इंपॉर्टेंट मुगल रूलर हुआ है। और औरंगजेब जैसे ही 1707 में मरता है, उसके बाद से मुगल एम्पायर पतन की ओर बढ़ जाता है, मतलब डाउनफॉल इसका शुरू हो जाता है, आप यूं कह सकते हो। और आगे आने वाले 100-150 वर्षों में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 150 वर्षों में मुगल एम्पायर खत्म, तबाह पक्के तौर पे। डिस्कशन का विषय क्या होगा हमारा? What these travelers account tell us about India and how they have been interpreted by historians। ये दोनों चीजें हम इसमें पढ़ेंगे कि वो क्या कहते हैं और उसे इतिहासकार कैसे पढ़ते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना। क्यों? क्योंकि कभी कभार जो लिखने वाला व्यक्ति है वो तो लिखकर चला गया, वो किस पर्सपेक्टिव से लिखा हम नहीं जानते, लेकिन जब हम उसकी व्याख्या करते हैं तो हमारा कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव आ जाता है। पूरे चैप्टर को पढ़ने के पीछे क्या है? हाँ बताइए। तो ऐसा कभी हुआ है कि जैसे जो ट्रैवलर्स आते हैं वो यहीं पे रह गए हों, और एक चीज़ और भी कि मतलब अगर वो ट्रैवलर्स आ रहे हैं तो उनके पास इतने पैसे हो कि वो हर जगह मतलब ट्रैवल कर सके, अगर वो हमारी हिस्ट्री पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो मतलब कभी कभी ऐसा हुआ कोई एक्सेप्शनल केस जो किसी और ने अपनी कहानी में लिखा हो कि इस हमसे पहले ये गए और वो वापस नहीं आए? देखो, ये ट्रैवलर्स बड़े ही साहसी व्यक्ति होते थे। इनके पास ये बहुत पैसे वैसे लेकर के नहीं आते थे, इस वजह से इन्हें खोने का बहुत डर नहीं होता था। आपने कभी ऐसा सोचा है कि कितने साहसी लोग रहे होंगे? खास करके अगर आप बात करो
कि जो समुद्र पे ट्रेवल करते थे, अगर हम वास्को डिगामा या फिर जो है कोलंबस, इनकी बात करें तो ये वो लोग थे जिनको तो पता भी नहीं था कि जाना कहाँ है, पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, कोई भरोसा नहीं, कुछ खाने पीने के साधन संसाधन नहीं, और अथाह समंदर में लेकर के नाव कूद जाते थे। तो ये डेयरिंग लोग थे। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये अपना भविष्य सुरक्षित करके आते थे। जिन्हें अपने भविष्य की चिंता होती है वो अपने घरों में रह जाते हैं, वो फिर इस तरह के एडवेंचरस काम नहीं करते। तो ये जो ट्रैवलर्स हिंदुस्तान में आए हैं या कहीं भी गए हैं, वो ट्रैवलर्स बहुत ही निडर हुआ करते थे, बहुत साहसी हुआ करते थे। इनके बारे में पहली चीज जानो। दूसरी महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज जानने लायक क्या है, वो ये है कि ये जो ट्रैवलर्स होते थे ये कुछ बहुत खास कारणों से ही ट्रैवल में जाते थे। लाइक इनके यहाँ कभी बाढ़ सूखा या कुछ इस तरह की दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से इनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, तब जाते थे। इनके ऊपर अटैक हुआ तब जाते थे, या इनके अंदर से कुछ एक चीज जानने की हुई तब ये जाया करते थे, कुछ पाने के लिए जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये ट्रैवल करते थे। कौन सा कारण उनके ऊपर हावी है, ये महत्वपूर्ण होता था। और लास्टली जो तुम्हारा सवाल था कि क्या कोई जाकर के वहां बस जाते थे, बहुत लंबे समय तक तो बसने के लिए नहीं आते थे, लेकिन हाँ काफी समय तक के लिए आते थे। लाइक अगर हम बात करें अलबरूनी की, तो अलबरूनी महमूद के साथ आता है, महमूद लौट के चला जाता है लेकिन अलबरूनी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसे हिंदुस्तान को जानना रहता है। तो वो पंजाब में बहुत ट्रैवल करता है। लोग तो ये भी बताते हैं कि वो बनारस तक आया था, हिंदुस्तान के ग्रंथों को पढ़ता है, यहाँ की भाषा सीखता है, संस्कृत सीखता है, यहाँ के तमाम ग्रंथों को जो है अरबी में वो ट्रांसलेट करके उनकी चीज उनके स्क्रिप्चर्स के बारे में लिखता है। तो ये काम उसने किया। इब्न बतूता वैसे ही देख लिया जाए तो इब्न बतूता जब मोरक्को से चल करके और मक्का वगैरह घूम करके हिंदुस्तान में आता है तो बहुत विद्वान है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचता है, मोहम्मद बिन तुगलक उससे पूछते हैं कि आप हमारे यहाँ रुक जाओ और आप बताओ, आपको हम बहुत बड़ा मंत्री बना दें अपने राज्य में, कोई विभाग दे दें। उसने कहा नहीं, ये सब तो मुझे नहीं आता, हमारे घर के लोग थियोलॉजियंस रहे हैं, इसका मतलब हमें शरिया का बहुत ज्ञान है, हमें लॉ का बहुत ज्ञान है, हमारे घर के लोग ज्यादातर काजी रहे हैं, मतलब खानदानी पेशा हमारा काजी होने का है, न्यायाधीश होने का है, ठीक है, तो अगर आप हमें वो बना दो तो चलेगा। तो सोचो मोहम्मद बिन तुगलक एक अजनबी जो बाहर शहर से आया हुआ है उसे तुरंत दिल्ली का काजी बना देता है, और फिर वो 8 वर्षों तक काजी बन करके रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो यहीं पर इनकम कर रहा है, यहीं की चीजों को देख रहा है और घूम रहा है, ट्रेवल कर रहा है। फ्रांसो बर्नियर वो एक डॉक्टर के रूप में आता है, फिजिशियन के रूप में आता है, यहाँ के राज दरबार में लोगों का इलाज करने के लिए आता है और यहीं पर टिक जाता है। तो ऐसे ये सारे जो ट्रैवलर्स थे जिन्होंने लिखा हुआ है, ये हिंदुस्तान में किसी अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य से आए थे। यहाँ पर उन्होंने या तो नौकरी किया, धंधा किया, या कुछ और ऐसा काम किया जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति उनके पास नहीं थी। वो लंबे समय यहाँ पर गुजारे हैं, कई कई वर्ष यहाँ टिके हैं, और तब जाकर के उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। तो उनका उनका ट्रेवल केवल ऐसे क्षणिक ट्रेवल नहीं था कि 2-4 दिन घूमे और चले गए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, हम इसमें सीखेंगे क्या? तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आपको सैलिएंट फीचर्स सोशल हिस्ट्रीज के बारे में बताया जाए, खास करके ट्रैवलर्स ने जो दिया है। वरना पॉलिटिकल हिस्ट्री आप बार बार पढ़ते रहो, अकबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, वो तो आपने बहुत पढ़ा है। जनता ने क्या किया, जनता कैसे रहती थी, ये चीज जानने के लिए आपको इन ट्रैवलर्स से सीखना पड़ेगा, इनके रिकॉर्ड्स में झांकने की जरूरत होगी। आप बाबरनामा और अकबरनामा ढूंढ करके पढ़ करके, आईने अकबरी और बादशाह नामा पढ़ करके आप सोचो कि कॉमन पीपल के मन में क्या चल रहा है जान लेंगे, तो संभव नहीं है। उसके लिए आपको ट्रैवलर्स अकाउंट पढ़ना होगा, और ये एक तरीके के सोर्स ऑफ सोशल हिस्ट्री है। पॉलिटिकल हिस्ट्री इसमें भले नहीं मिले, सोशल हिस्ट्री को मिलेगा। और इसको पढ़ने के बाद यू विल बी एबल
to identify the accounts of foreign travelers in order to understand the social and political economic life during the tenure of different rulers in the medieval period. You'd be able to compare and contrast the perspective of Al-Biruni, Ibn Battuta and Bernier. कम से कम ये तीन राइटर्स के पर्सपेक्टिव में अंतर तो आप सीख ही जाओगे. अल-बरूनी हिंदुस्तान को कैसे देखता है, इब्न बतूता कैसे देखता है और बर्नियर कैसे देखता है. तो आइए हम शुरू करते हैं. आज इन तीनों के बारे में बहुत छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन लेंगे और उसके बाद एक एक के बारे में थोड़ा और डिटेल करेंगे. साथ में ये भी देखेंगे कि क्या इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हिंदुस्तान में आए. So accounts from the foreign travelers play an important role in determining the Indian history, and not just in medieval age, in ancient time also. Do you know who is the first traveler in India? कौन था जिसके बारे में आप जानते हो? फाहियान. हाँ, सर फाहियान. नहीं बेटा, फाहियान से बहुत पहले तो मेगस्थनीज आया था ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसने इंडिका लिखा. सर वही पहला था. हाँ? मेगास्थनीज. हाँ बिल्कुल, मेगस्थनीज ही पहला था. मेगस्थनीज के बाद फिर ये सब सारे लोग आए हैं. लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेगस्थनीज का जो वर्णन है इंडिका वो मिला नहीं है. वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो खत्म हो गया. लेकिन जिस जमाने में वो लिखा गया था उस किताब को कई सारे लोगों ने पढ़ा था. एरियन ने पढ़ा था, स्ट्रैबो ने पढ़ा था, प्लिनी ने पढ़ा था, और ये सारे लोग ग्रीक थे. तो ये ग्रीक राइटर्स ने जो है मेगस्थनीज का इंडिका पढ़ा हुआ था और उसके रेफरेंसेस के आधार पे अपनी किताबें लिखी थी. तो जाहिर सी बात है कि उनके रेफरेंसेस से हम दोबारा इंडिका के कुछ अंश निकाल सकते हैं. पूरा इंडिका तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ फिर भी ऑलमोस्ट 60-70% इंडिका के रेफरेंसेस इन किताबों में ढूंढे जा सकते हैं. और इन्हीं को ढूंढ करके आज आपके मार्केट में इंडिका अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ एरियन, प्लिनी, स्ट्रैबो, इस तरह के राइटर्स के द्वारा निकाले गए रेफरेंसेस हैं उनमें. जिन ट्रेवलर्स के अकाउंट हमारे पास मौजूद हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है फाहियान का. फाहियान वो व्यक्ति था जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था, गुप्त डायनेस्टी में 5th सेंचुरी एडी में. और उसने गुप्त एम्पायर के बारे में बताया कि दिस वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया. उसके अकॉर्डिंग तो गुप्तों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी, लोगों को बहुत कम टैक्स पेमेंट करना पड़ता था और उसे कोई भी समस्या नहीं हुई. वो पूरे रास्ते में ना तो कोई चोर मिले, ना डाकू मिले, ना लूटा गया, ना कुछ हुआ इस तरह का. वो कहता था सड़कें यहाँ की बड़ी सुरक्षित हैं. He was very much astonished, very much perplexed, very much in what do you say? He became the fond of Indian way of administration. He praised Indian conditions, Indian polity and all. फिर उसके बाद वेनसांग आता है. वेनसांग के टाइम तक आते आते थोड़ी थोड़ी मामले टेढ़े होने लगे थे, थोड़ा गड़बड़ होने लगा था. हालांकि अभी भी बहुत अच्छा था. वो हर्ष के टाइम पे आया था, यानी 7th सेंचुरी में आया था. और सी यू की नाम का उसने एक किताब लिखा था जिसमें उसने वर्णन किया हिंदुस्तान के बारे में. वो खास करके नालंदा यूनिवर्सिटी और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और इन सब चीजों के बारे में बात करता है. ये कहता है कि अभी भी यहाँ पर बहुत बढ़िया शासन है. हाँ थोड़ा सा कुछ जगहों पर जो है मुश्किलें आ रही हैं लोगों की. लाइक इसके टाइम में थोड़ा सा चोरी बदमाशी इस तरह की चीजें शुरू हो चुकी थी. और साथ में वर्ण व्यवस्था वो बड़ी रिजिड थी. वर्ण व्यवस्था जिसको हम वर्ण आश्रम व्यवस्था कहते हैं. वर्ण आश्रम समझते हो क्या है? रूल्स ऑफ वर्णा एंड रूल्स ऑफ आश्रमा. वर्ण का भी नियम होता है और आश्रम का भी नियम होता है. वर्ण का नियम क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है और हर एक वर्ण को अपने वर्ण के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन ही करना चाहिए, ये वर्ण नियम है. और आश्रम क्या है? एक ही व्यक्ति को अपने जीवन में, जीवन के अलग अलग समय में अलग अलग काम करने चाहिए. जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता उसे पढ़ाई करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए. उसके बाद फिर उसे गृहस्थ बनना चाहिए, फिर वानप्रस्थ होना चाहिए और लास्ट में संन्यास लेना चाहिए. तो इस तरह से जो एक ही एज के स्टेजेस होते हैं उन्हें हम आश्रम कहते हैं. जो अलग अलग ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं. तो वर्ण और आश्रम दोनों के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है और ये खास करके वेनसांग के टाइम में था.
देन वी कम टू अल-बिरूनी। अल-बिरूनी के टाइम में आते आते क्या हो गया था, ये पहला इस्लामिक क्रॉनिकलर है जो कि इंडिया में आया था महमूद गजनी के टाइम में, ठीक है। और he studied Indian ways of life and learning in Sanskrit. He was able to understand the Vedas and other sacred scriptures. उसने ये सारी चीजें पढ़ी और उन पर आधारित बहुत सारी चीजों से निष्कर्ष कुछ निकाला। जैसे कि वो लिखता है कि हिंदुस्तान में जैसे 4 वर्ण हैं, एक वर्ण का दूसरे वर्ण में विवाह नहीं होता, ये सारी चीजें जो उसे पता चली हैं वो किताबों से पता चली हैं, ठीक है। He explains the religious condition during the visit, especially in the city of वाराणसी। बताया था ना, माना ये भी जाता है वो बनारस तक भी आया हुआ था, और उसने जो किताब लिखी थी उसे कहते हैं किताबुल हिंद। इब्ने बतूता, आजकल तो खैर इसका नाम आप लोग भूल गए हैं, खाली वो गाने में याद रखते हैं। हाँ बेटा। Sir, does any one of them believed on the Shrutiya they heard from of few matlab history? Who? Sir, any one of them, the travelers that had came in our India. हाँ, कम से कम अल-बिरूनी तो रहा है ना ऐसा जिसने वेदों को पढ़ा था। Sir, does he believed on the Shrutiya? Shrutis are just Vedas. Vedas are called Shrutis. श्रुति अलग थोड़े होते हैं। श्रुति का मतलब क्या? हाँ, वो जिनको बाद में लिख दिया गया। हाँ, जिन्हें सुना जाए, तो सुन करके याद करने वाली चीजें क्या थी? वेद, इन्हीं को श्रुति कहा गया। श्रुति और बाद में चल करके स्मृति आ गया। वेदों की स्मृति के आधार पे जो नियम बनाए गए दे बिकेम स्मृति। तो स्मृति मतलब लॉज, कानून। स्मृति कानून है और श्रुति वेद है। इब्ने बतूता विजिटेड ड्यूरिंग तुगलक डायनेस्टी, और खास करके मोहम्मद बिन तुगलक जब शासन कर रहा था तब 1336 के आसपास वो आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में उसके लॉ एंड ऑर्डर को देखता है। ही इवन फंक्शनड एज चीफ काजी, और मुख्य काजी के रूप में भी भूमिका निभाता है। दिल्ली में रहता है, पूरे इंडिया घूमता है, और उसके बाद पल्लव डायनेस्टी में भी जाता है, वहां पर भी कुछ दिन रुकता है। लास्टली वो चाइना भी जाता है, मालदीव वगैरह होते हुए पूरा दुनिया ही, ग्लोब ट्रॉटर हम कह सकते हैं, पूरी दुनिया घूमने के चक्कर में निकला था। और लास्टली जब वो मोरक्को वापस जाता है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस अपना सुनाता है वहां पे अपने राजा को। उसका राजा कहता है कि भाई इतनी सारी एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ ही चली जाएंगी, तो तुम इतना घूमे हो तो चलो तुम जो जो देख के आए वो सब लिखवा दो। तो वो जो है लिखवाता है ये किताब, लिखता नहीं है, ध्यान रखना, ही वाज नॉट अ राइटर। वो अपने एक्सपीरियंसेस बताता है, और राजा ने अपॉइंट करके रखा हुआ 2-4 आदमियों को जिनका काम था वो लिखना। तो इस तरीके से रिहला बनती है। रिहला इज द बुक ऑफ इब्न बतूता। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक ये पर्शिया से हुआ करता था, और ये विजयनगर किंगडम में आया था देवराय सेकंड के शासन में। He described the richness of the kingdom and also the revenue system of the kingdom. उसने विजयनगर के बारे में बताया था कि इसके जैसा तो शहर ही कोई नहीं है, ठीक है। ये अब्दुल रज़ाक ही था जो बताता है कि पूरे विजयनगर को किलों में बदल दिया गया है, यहां तक कि यहाँ के जो खेत वगैरह है ना, उनको भी घेर रखा गया है, उनकी भी फेंसिंग करी गई है। मतलब बाकी जितने सारे राज्य थे, सभी राज्य में देखा यह जाता है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए राजा अक्सर करके ग्रेनरीज बनवाते हैं। ग्रेनरीज क्या होती हैं? जहां पर अनाज रखा जाता है अकाल वगैरह पड़ने पर, ताकि वो दिया जा सके। बट विजयनगर empire was so prompt to secure food security, especially for all the people of their country, that they started fencing around the fields of whole empire. उन्होंने पूरे साम्राज्य के जो खेत थे ना, खेतों को ही किले में तब्दील कर दिया, ठीक है, जिससे अटैक हो तब भी
कोई किले के अंदर जब तक नहीं घुसेगा तब तक वो खेतों तक भी नहीं पहुंच पाएगा, और हम बड़े आराम से अनाज पैदा कर लेंगे। तो इतना सुरक्षित तो शहर ही कोई नहीं था जितना कि विजयनगर था। इसके बारे में अब्दुल रज़ाक बताता है। फिर बर्नियर, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, एक फ्रेंच फिजिशियन है, जो है आया था बंगाल में 1656 में और 68 तक रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है, खास करके मुगल इंडिया का। अच्छा, ये जब आया था उस दौर में फ्रांस में, ये फ्रांस से आया हुआ था, तो फ्रांस में लुई 14 का शासन था, याद है? लुई 14, उसके बाद 15, फिर 16। ये लुई 16 ही था जिसके टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। तो ये 1668 वाला है, लुई 14 का शासन था इस दौर में फ्रांस में, ठीक है। और लुईस 14 को ये दुनिया का सबसे महान शासक साबित करना चाहता था। वो चाहता था कि इस दौर में मुगल एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर है, और अगर हम ऐसे में मुगल एम्पायर का फ्रेंच एम्पायर से हम कंपैरिजन करेंगे और मुगल एम्पायर को बर्बाद करके दिखाएंगे कि हाँ ये बहुत खराब है, हमारा राजा बहुत अच्छा था फ्रांस वाला, तो हमारा राजा बहुत प्रसन्न होगा और हमें बड़ी नौकरी देगा, ढेर सारा पैसा देगा। कुल मिलाकर के अपने राजा की तारीफ झोंकने के चक्कर में इसने हिंदुस्तान की बुराई जरूरत से ज्यादा करी है। लेकिन ट्रैवलर होने के नाते काल्पनिक बुराई नहीं कर सकता, जो देख रहा था वही लिख रहा था, लेकिन लिख वही रहा था जो वो देखना चाहता था। बात समझे कि नहीं? ये ठीक वैसे ही है जैसे आज भी बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और हिंदुस्तान में जब वो फोटो लेना शुरू करते हैं तो वो ढूंढते हैं भिखारी दिखे, कोई ऐसा आदमी दिखे जो गरीबी दिखा रहा हो, उसका फोटो ले लें। क्यों भाई? तुम्हें हिंदुस्तान में अंबानी के बंगले नहीं दिखते? तुम्हें और बड़े बड़े इमारतें नहीं दिखती? लेकिन नहीं, उनका फोकस उसी चीज पे होता है जो वो दिमाग में बना के आए हैं। तो अगर कोई ट्रैवलर इस उद्देश्य से आया है कि हमें हिंदुस्तान की तारीफ करनी है, तो वो फिर अच्छी इमारतें ढूंढेगा, बढ़िया चीजों को ढूंढेगा, खराब को इग्नोर करेगा। और जिसने टारगेट ही बना कर रखा हुआ है कि नहीं हमें कमियां ही ढूंढनी है, तो वो हिंदुस्तान में भी आकर के तबेले में गोबर ढूंढने जाएगा, उसी का फोटो खींच के भेजेगा कि देखो यहाँ गंदगी है, या हिंदुस्तान बहुत गंदा कंट्री है, बहुत गरीब लोग रहते हैं, भुखमरे हैं, इस तरह के। भाई है तो दोनों, तुम देख क्या रहे हो ये देखो, है कि नहीं? सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव, किस पर्सपेक्टिव से आप आए हैं ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक वैसे ही कि जैसे आप जो है बाहर निकाल करके आप एक थाली में बहुत बढ़िया पकवान रख दें और एक तरफ मांस रख दें, और एक कोई शेर आए तो वो जो है वो खराब सा मांस उठा करके चला जाएगा, लेकिन आपके जो दूसरे थाली में आप 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं वो लात मार के चला जाएगा, वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका शौक नहीं है। तो वही चीज है ट्रैवलर्स के साथ भी। ट्रैवलर्स वो जब हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान में उन्हें दिखेगा बहुत कुछ, लेकिन उसमें से क्या वो देखना चाहते हैं इस पे डिपेंड करता है उनकी रिकॉर्ड्स। तो फ्रांसिस बर्नियर वो एक तरह से इंडिया का क्रिटिक रहा है, और इस वजह से उसने हिंदुस्तान की तमाम बुराइयों को लिखने की कोशिश करी है, ठीक है। उसने यहाँ के मैनर, कस्टम, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, इकोनॉमी पे बड़ा फोकस किया है। हिंदुस्तान के राजा को गरीबों का बादशाह साबित कर दिया, ठीक है। दिल्ली में आया था सबसे पहले वो प्रिंस दारा के लिए, दारा समझते हो, शाहजहां का बड़ा लड़का जो आगे चल करके सुल्तान बनने वाला था, लेकिन औरंगजेब के कारण नहीं बन पाया, ठीक है। उसके बाद फिर उसे जो है जब वॉर ऑफ सक्सेशन चलने लगा तब फिर वो इससे बड़ा डिस्ट्रेस हुआ और दूसरे दूसरे अमीरों के यहाँ नौकरी कर ली, और फाइनली था तो वो फिजिशियन। तो इस हिसाब से एक तो वैज्ञानिक सोच थी उसकी, और दूसरे वो जिस दौर में आया था वो हिंदुस्तान के लिए डाउनफॉल का दौर था मुगल एम्पायर के। फिर भी इतना कुछ था कि वो शॉक्ड था देख करके, कई चीजें बड़ा कंट्रोवर्शियल भी लिखा है। जैसे एक जगह पे तो लिखा है कि हिंदुस्तान बहुत गरीबी भरा है, और दूसरी तरफ वो लिखता है कि दुनिया में कहीं से भी चांदी का सिक्का चलता है, बुलियन चलता है, तो वो घूम फिर के हिंदुस्तान के लिए चलता है। इसका मतलब हिंदुस्तान में ही आगे खत्म होता है। अब आप बताओ कि एक ही व्यक्ति ये दो तरह की कंट्राडिक्टरी बात कर रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि हिंदुस्तान के लोग बहुत गरीब हैं, यहाँ का सामान बाहर बिकता नहीं है, यहाँ के लोग जो है वो बहुत खराब क्वालिटी का सामान बनाते हैं। दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि दुनिया में चांदी कहीं भी पैदा होती है, वो घूम करके हिंदुस्तान में आ जाती है। क्या करने आती है भाई फिर? तो इस तरीके से
वो हिंदुस्तान की बुराई तो चाहता है, लेकिन करे क्या? अगर उसे कहीं अच्छाई दिख गई तो उसे लिखना उसकी मजबूरी हो जाती थी। तो इस तरीके से कई कई जगह पे कंट्राडिक्शन भी उसके राइटिंग में मिलेगा। So thus the descriptions of travelers play an important role in identifying the political and economical social conditions of ancient India, medieval India। हम दोनों चीजों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर एक important मैप आपको दिखा दें ट्रैवलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये इसमें जानोगे कि हम जो 3 राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें एक राइटर तो यहां से आता है, एक यहां से आता है और एक यहां से आता है। अब आइडेंटिफाई करो कौन कहां से आता है। सबसे पहला वाला राइटर है अल बरूनी, वो यहां से आ रहा है उज्बेकिस्तान के पास से, ठीक है। और ये मोहम्मद गजनवी के साथ आता है और ऐसे अटैक करके हिंदुस्तान में यहाँ पे आता है। यहाँ पर हम लोग हैं बैठे हुए अभी भी। दूसरा व्यक्ति है, ये मोरक्को से आता है, इब्न बतूता, ठीक है। ये मोरक्को से पहले यहाँ पे आता है, फिर ऐसे ऐसे करके सऊदी अरेबिया में मक्का जाता है, मक्का से जाने के बाद फिर यहाँ से ऐसे होके और फिर लास्टली हिंदुस्तान में आता है, ठीक है। फिर यहाँ से वो साउथ में जाता है, फिर इधर से वो चाइना में जाता है, चाइना से जाने के बाद फिर इधर से होते हुए तब जाता है वापस मोरक्को। तो ये जो ट्रैवल है वो इब्न बतूता का ट्रैवल है। ये फ्रेंच ट्रैवलर है बर्नियर, ठीक है। बर्नियर का यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य था? बर्नियर के लिए तो सिंपल सी बात है, इधर से अपना आता है, क्योंकि अभी नया रास्ता ढूंढ लिया गया है ना, वास्को डिगामा वाला रास्ता पकड़ के आता है और फिर हिंदुस्तान में रहता भी है काफी दिनों तक। सर तो इसको सिर्फ हिंदुस्तान में ही आना था और कहीं नहीं, मतलब और कहीं की चीजें नहीं जाननी थी? नहीं नहीं, ये तो हिंदुस्तान में आया था पैसा कमाने के लिए, डॉक्टर था ये कोई बहुत बड़ा ट्रेवलर नहीं था, ये पैसे कमाने आया था, इसका कोई और बड़ा उद्देश्य नहीं था, पैसे कमाना था और साथ में हिंदुस्तान की बुराई करके और फ्रेंच किंग लुइस 14 से उनका से सम्मान प्राप्त करना, उनसे पैसे और तमाम चीजें। आगे चल करके जब उसने अपनी किताब लिखी और छपवाई ट्रेवल इन मुगल इंडिया, तो वो बहुत तेजी से बिकी, खास करके फ्रांस में, जो उनका ईगो सेटिस्फाई कर रहा था। खैर, so the accounts of the travelers provide us with some aspects of social life, ये हमें पता चलता है। और साथ में हमें ये भी बताता है कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट द पास्ट में क्या क्या चीजें हुई हैं, खास करके अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांस ऑफ बर्नियर, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेवलर्स अकाउंट एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके इन तीनों से तो हम 10वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच में हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा था वो हम जान पाएंगे। वी अंडरस्टैंड द डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, इसके बारे में हम समझ पाएंगे। हम एवरीडे एक्टिविटीज के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि ये विदेशी होने के नाते इन्हें हर चीज बहुत नई और अजीब लगती थी, तो हर छोटी बड़ी बात को लिखते थे। मतलब पान सुपारी नारियल जैसी चीजों को भी इन्होंने लिखा हुआ है, जो हमारे लिए बहुत कॉमन है, ठीक है। These were taken for granted from by indigenous writers. Indigenous writers would not care about that. बहुत कॉमन सी चीज पे कूड़ा कचरा दिख जाएगा, इंडियन राइटर क्यों लिखेगा कूड़े के बारे में भाई? उससे क्या मतलब है? क्योंकि कॉमन चीज। हाँ, विदेशों में जहां पर ये कूड़े हर जगह नहीं दिखते, उनके लिए ये कूड़ा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये भारत में ही होता है। So their difference in perspective makes their account interesting. So their accounts deal with the affairs of court, religious issue, architectural features, monuments, and all. So this is all about the introduction of this chapter, and from tomorrow we'll study about these 3 important travelers. We'll begin with Al-Biruni tomorrow. So this is all for today. Thank you. सर हाँ बेटा।